हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रेस्पिरेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो दो स्टेप प्रोसेस होता है। ओके, इसमें दो स्टेप्स होते हैं और ये जो टू स्टेप्स हैं इसमें पहला स्टेप है ब्रीथिंग एंड सेकेंड वन इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ब्रीथिंग जो है जिसको हम इन अदर टर्म्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ब्रीथिंग जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ओके, जो सेकेंड वन रेस्पिरेशन है डेट रिप्रेजेंट इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो दो स्टेज में होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेज हैं उनको हम देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है व्हाट इज ब्रीथिंग। ओके, गैसियस एक्सचेंज। ओके, ब्रीथिंग मतलब क्या है? गैसियस एक्सचेंज। लेकिन ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसमें होता क्या है? जैसा लिखा है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम दिया गया है, सेकेंड डायग्राम, इसमें दिखाया गया है कि जो CO2 हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, ओके, और जो एटमॉस्फेयर से O2 हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में हो रहा है? बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। ओके, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। और एनवायरनमेंट के किस पार्ट? जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो डेट रिप्रेजेंट ब्रीथिंग या फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन डेट रिप्रेजेंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, बिकॉज यहाँ पर अगर जो हम देखें, जैसे यहाँ लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर एक एनाबॉलिक वेस्ट बनता है जिसको हम कहते हैं CO2। तो आप देख सकते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में एज यू नो टिश्यूज़ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल दिख रहा है इसमें से जो CO2 बना है, ठीक है, जब सिंपल फूड ब्रेक हुआ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसने CO2 रिलीज़ किया। उस CO2 को आप यहाँ देख सकते हैं कि कैपिलरी में प्रेजेंट जो ब्लड है उसमें जो प्रेजेंट एरिथ्रोसाइट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी तरीके से एरिथ्रोसाइट में जो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड वेजल से डिफ्यूज़ होकर किस में जा रहा है? सेल्स में जाता हुआ आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। तो अगर जो हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड से डिफ्यूज़ होके, ठीक है, ये कैपिलरी से डिफ्यूज़ होके किस में जा रही है? सेल्स में जा रही है। और सेल्स में जो CO2 है वो कहाँ जा रहा है? एरिथ्रोसाइट्स या वी कैन से ब्लड वेसल। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो बिटवीन ब्लड एंड सेल्स हो रहा है। डेट्स वाई हम कह सकते हैं डेट रिप्रेजेंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि इसकी जो साइट ऑफ अकरिंग है जहाँ ये हो रहा है वो क्या है? सेल्स है। क्योंकि सेल्स में आप सबने माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो सुना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पर ये जो सिंपल फूड होता है सच एज ग्लूकोज, ओके, जब ऑक्सीजन अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जाने पर ये CO2 रिलीज करता है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट टू स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। And now we will discuss about aerobic and anaerobic respiration. Okay, जैसे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन में दिखाया गया है कि यहाँ पर ग्लूकोज आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ग्लूकोज क्या है? वो इम्पोर्टेंट सब स्ट्रेट है जो रेस्पिरेशन के लिए, इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ग्लूकोज वो सब स्ट्रेट होता है जिस पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स इस पर एक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट मानते हैं, ठीक है, किसके लिए? फॉर इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो ग्लूकोज है, ओके, ये हमारी सेल कैसे ऑब्टेन करती है, ठीक है। बट मैं इससे आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। जैसे ही ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जैसे ही जो हमारा ग्लूकोज है जैसे ही साइटोप्लाज्म में पार्टिसिपेट ट्रांसफ़र होता है, तो ये एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस।
तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है उसका पायरूवेट में बदलना, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये भी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन हायर क्लास, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पायरूवेट की जो फॉर्मेशन है ग्लूकोज से वो किसके थ्रू ही है, ग्लाइकोलाइसिस के, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो पायरूवेट बना है, ठीक है, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा या एरोबिक, ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो यहाँ पर जो पायरूवेट है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उनके नाम आपको याद रखने हैं, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अब नाउ क्वेश्चन इज कि पायरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट कैसे बना सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल जो है वो यीस्ट के अंदर होता है, यीस्ट एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो जो इथेनॉल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, पायरूवेट से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो इथेनॉल है और वो किसके अंदर बनता है, यीस्ट के अंदर। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी पायरूवेट से फॉर्म्ड प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारी मसल्स में होती है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब हमारी मसल्स के अंदर हम कोई विगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है मसल्स में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो मसल्स में जो हमारा पायरूवेट है वो फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ठीक है, वहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। और यही लैक्टिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्रैम्प के लिए, ठीक है, जो पेन हमारी मसल्स में होता है, ठीक है, आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड। और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एक एनाएरोबिक के अंदर आता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट जो है एरोबिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ये सेल के अंदर जहाँ होता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियम क्या है, वो साइट है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है एक शब्द लिखा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पायरूवेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है देन इट विल प्रोड्यूस एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बनती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एटीपी की फॉर्मेशन है वो बहुत कम हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हैं वो बहुत कम बने हैं। 2 एटीपी बनता है कब, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ओके। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जो एटीपी की फॉर्मेशन है, एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म्ड होते हैं, इसलिए एनर्जी का जो प्रोडक्शन है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वो बहुत ज़्यादा होता है। सो ये था डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम इसको एक चार्ट के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाता है तो साइटोप्लाज्म में जाके पायरुविक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पायरुविक एसिड और एनर्जी। अब यहाँ पे जो पायरुविक एसिड था, ओके, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसकी जो साइट ऑफ अकरिंग है वो अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता वहाँ पर, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता तो ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ओके। फर्मेंटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है कहाँ होता है, यीस्ट में होता है। ये आपको याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, यीस्ट में होता है। फिर इसके बाद जब पायरुविक एसिड को इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिलती है, जैसा कि ये कहाँ होता है, मसल्स में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये लैक्टिक एसिड बनाता है, ओके। और इसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स फैटिग, इट अकर्स आफ्टर विगरस एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जो हमारी मसल्स हैं उनमें क्रैम्प आ जाता है, ठीक है, जो ये बताता है
ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड हुआ है, क्योंकि जब मसल्स में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो उससे जो पायरुविक एसिड है वो फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म्ड ना होकर लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी अकरिंग जो साइट है जहाँ पर ये होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो प्रीवियस डायग्राम में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हुए थे और ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कितने एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हुए थे। And now we will discuss about the difference between aerobic and anaerobic respiration. Okay, तो जैसे कि आपने डायग्रामेटिकली इसको समझा है और बाय द हेल्प ऑफ चार्ट आपने इसको समझा है, तो अब एक बार हम इसको शॉर्ट उसमें ओवरऑल समरी के तौर पे देख लेते हैं। जैसा कि पहले एरोबिक को अगर जो हम देखें तो एरोबिक के केस में ओके जो एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसमें ऑक्सीजन क्या है, मस्ट है। ठीक है, नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसकी जो साइट ऑफ अकरिंग थी वो क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके साथ साथ जो अमाउंट ऑफ एटीपी है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है वो लार्ज अमाउंट में होता है। दूसरा यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो फुल्ली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं होता, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहाँ पर टोटल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। एंड लास्ट वन इज़ एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम एनाएरोबिक की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी, दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंस और एब्सेंस ओके डजंट मैटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इनसफिशियंट हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती है। दूसरा इसका जो साइट ऑफ अकरिंग है वो साइटोप्लाज्म है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही रेस्पिरेशन में कॉमन होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर जो ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है, और वो किस में बदल जाएगा, पायरुवेट में, तो उस दौरान वो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो दैट्स कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है, ये कॉमन होता है चाहे वो एरोबिक हो चाहे एन एरोबिक हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो स्मॉल इन अमाउंट हुआ था। ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का, जिस वजह से जो इसके एंड प्रोडक्ट थे वो अलग अलग थे। अगर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, और लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, ये अलग अलग थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ओके उसकी जो जगह है जहाँ पर वो होता है, ठीक है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कौन कौन सी साइट है, ठीक है, जगह है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. Now we will discuss about the respiratory system in human beings. Okay, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में, आपको ध्यान रखना है कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मेंशन किया गया है। तो इस फ्लो चार्ट के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, नोस्ट्रिल से होती है। ओके, तो ये नोस्ट्रिल्स कौन सा पार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे नेसल नेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो नोज होते हैं उसकी जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, तो नोस्ट्रिल से जो एयर है वो नेक्स्ट पार्ट में जाती है जिसको हम कहते हैं नेसल कैविटी। ये आप देख सकते हैं नेसल कैविटी। ओके, फिर नेसल कैविटी से जो एयर है वो किस में जाती है, फेरिंग्स में जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ फेरिंग्स, फेरिंग्स ये वाली जो जगह है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जो एक्चुअल में कॉमन है। ठीक है, मतलब अगर जो हम देखें तो यहाँ से फूड भी पास आउट होता है और एयर भी पास आउट होती है। ठीक है, अगर जो फूड पास आउट होता है तो वो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आपको ये जो पाइप दिख रहा है डेट इज़ योर ईसोफेगस। ओके, तो ये ईसोफेगस के लिए गया हुआ है और आपको ध्यान रखना है ये पोस्टीरियर रीजन में होता है। ठीक है, पीछे की तरफ होता है, हमारा जो विंड पाइप है उसके जस्ट पीछे की तरफ आपको ईसोफेगस दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है
लेकिन अगर जो जो फेरिंग्स है, अगर जो एंटीरियरली ओपन हो रहा है, तो वो जिस पार्ट में ओपन होता है उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है डेट इज़ योर लैरिंग्स। अब ये जो लैरिंग्स है जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साउंड का जो प्रोडक्शन है वो इसी जगह होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, लैरिंग्स से जो लैरिंग्स है ओपन इंटू ट्रैकिया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, नाउ ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकस है आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रोंकस भी आगे जाके फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो फाइन ब्रांचेस हैं इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं आगे जाके ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको हम कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, यहाँ पर आपको एल्वियोली जो है वो देखने को यहाँ पर दिख सकता है। एल्वियोली जो है वो आपको याद रखना है कि एल्वियोलर सैक होता है और इसके ऊपर कई सारी ये जो बबल्स बने हुए हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बबल है इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि हमारी जो आर्टरीज और विंस है, ठीक है, ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये वेब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डेट इज़ योर कैपिलरी। ओके, कैपिलरी वो रीजन होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू वाला रीजन है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर CO2 है, और जो रेड कलर का रीजन है डेट रिप्रेजेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है। तो इस डायग्राम को जब हम जूम करके देखेंगे तो जूम करने पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का ब्लड है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ओके, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपको ध्यान रखना है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी ग्रेटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, और ये 45 आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, 45 का मतलब है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्साइड है इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो 45 होता है, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 होता है। ठीक है, यही जो प्रेशर डिफरेंस है, जो अमाउंट में जो डिफरेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, यही रिस्पॉन्सिबल है डिफ्यूज़न के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे पता चलता है कि जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा एल्वियोलर कैविटी है, एल्वियोलस के अंदर अगर जो हम देखें तो जो एल्वियोलर कैविटी है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो 100 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। तो एज़ कंपेरिजन टू डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये बहुत कम है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज़ हो रही है। ओके, थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फ्रॉम डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू एल्वियोलर कैविटी। तो कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरफ मूव करेगी, टुवार्ड्स एल्वियोलर कैविटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलग अलग होता है। यहाँ पर 40 है और यहाँ पे 45 है, तो साफ पता चलता है कि ये हाई से लो की तरफ मूव करेगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरी से या ब्लड कैपिलरी से ठीक है डिफ्यूज़ होकर किस में चली जाएगी, एल्वियोलर कैविटी में। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर कैविटी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिस वजह से ये एल्वियोलर कैविटी से डिफ्यूज़ हो जाएगी किस में, ब्लड में। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन एल्वियोलर कैविटी से ब्लड में डिफ्यूज़ हो रही है, और जो ब्लड है वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, वो बहुत ज़्यादा है, 100 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। ठीक है, और इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किस में, हार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये ब्लड में ट्रांसफ़र होता है तो इसको फिर ब्लड से एल्वियोली, और एल्वियोली से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल कैविटी एंड नोस्ट्रिल। इस तरीके से CO2 तो आउट हो जाता है। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन जब इन होता है तो नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी। तो यहाँ पर ये जो दो एरो रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट ऑक्सीजन, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो अपवर्ड एरो है दैट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टुवार्ड्स अपवर्ड एक्शन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंडक्शन होता है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। क्योंकि ये जो मोस्टली पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रोंक्यूल्स तक,
ये कंडक्टिंग पार्ट होता है, सीपी मतलब कंडक्टिंग पार्ट। और जो एक्सचेंज पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, एल्वियोली और इसके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरी आप देख सकते हैं, यही रीजन है जो एक्सचेंज पार्ट है, ठीक है, एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। बाकी जो पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका कोई कंडक्शन, सॉरी, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द diagrammatic representation of respiratory system of humans। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने ट्रैकिया देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैरिंग्स दिखाया गया है, और इसमें ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो पाइप देख रहे हैं, ये हमारा ट्रैकिया है। ओके, ये इसका मस्कुलर रीजन है। और अगर जो आप फ्रंट से इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स दिख रही हैं, ये कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं इनको हम। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जनरली सी शेप की होती हैं। तो इन्हें सी शेप क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट को कवर करती है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, इनका फंक्शन क्या आपको ध्यान रखना है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो हमारा विंड पाइप है वो मस्क्यूलर है, ठीक है। अगर जो इसमें ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होंगी, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं होगा, तो जो हमारा विंड पाइप है, ठीक है, जो हमारा विंड पाइप है, ठीक है, ये कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो पाइप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक पाइप में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, और एक पाइप में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं है। तो जब एयर का फ्लो या फिर एयर जो है वो स्मॉल इन अमाउंट होगी, तो ये जो पाइप होगा ये कोलैप्स कर जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये कोलैप्स कर गया। कोलैप्स मतलब एयर जो है वो पास आउट नहीं हो पाएगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एयर का प्रेशर चाहे ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, इनसाइड विंड पाइप, लेकिन ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं ये इनको कोलैप्स होने से रोकते हैं, ठीक है। ये काम किसका है, हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उसको फंक्शन अगर जो कोई आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका फंक्शन यही है कि ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से रोकता है, चाहे एयर का प्रेशर ज़्यादा हो या फिर कम। ओके, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लैरिंग्स के जस्ट नीचे, ये लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे ये जो इलोंगेटेड पार्ट आप देख रहे हैं डेट इज़ योर ट्रैकिया। ओके, और इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किस शेप की होती है, सी शेप की होती है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एंटीरियर रीजन को कवर करती हैं, पोस्टीरियर रीजन को कवर नहीं करती हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू। ओके, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एयर है, ओके, जब लंग्स में एयर एंटर करती है तो आपको पता है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो एल्वियोलर कैविटी में एंटर करती है तो वहाँ से उसको ब्लड में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। ब्लड में कैसे पहुँचाया गया, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। आपने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ब्लड कैपिलरी थी उसमें हमारी जो आरबीसी है, ठीक है, वो मैं प्रीवियस डायग्राम में आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी आरबीसी है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलर कैविटी से, ठीक है, ब्लड में डिफ्यूज़ क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर था वो अलग अलग था। अब जैसे ऑक्सीजन एल्वियोलर कैविटी से ब्लड में एंटर करती है तो वो वहाँ पर किससे बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, आरबीसी को, और ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होती है विद हीमोग्लोबिन देन ब्लड बिकम ऑक्सीडेंटेड। अब नाउ हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को में ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन, ठीक है, कहाँ पहुँचती है, टिश्यू में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसको रिलीज़ कर दिया जाता है किसमें, टिश्यू में। अब टिश्यू में जाने के बाद आपको पता है वहाँ पे क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आप जानते हैं कि सेल के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाती है तो उसकी जो साइट है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, किसका, ग्लूकोज का।
अब उस दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला था जिसको हम कहते हैं CO2। अब ये जो CO2 है इसको किस में रिलीज़ कर दिया जाएगा, ब्लड में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पर जैसे ही CO2 ब्लड में रिलीज़ होगा, ठीक है, तो CO2 वहाँ पर किस फॉर्म में है, डिसॉल्व फॉर्म में है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 को कम अमाउंट में रिसीव करता है, ठीक है, उसकी जो बाइंडिंग है CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ वो बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादातर जो CO2 है वो प्लाज्मा की फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, ब्लड वेजल्स में। आप जानते हैं फिर ब्लड वेजल्स में जैसे ही ब्लड वेजल्स किस में जाती हैं, लंग्स में जाते हैं, तो वो कैपिलरी में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। अब वहाँ से जो कैपिलरी ब्लड है उसमें से CO2 को रिलीज़ कर दिया जाएगा किसमें, एल्वियोलर सैक में, जैसे कि आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा। अब ये जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है या जो ब्लड है, ब्लड में जो CO2 है वो किस में चला जाएगा, एल्वियोलर कैविटी में। अब CO2 यहाँ से फिर बाहर कर दिया जाता है कंडक्शन पार्ट के थ्रू, ठीक है, और लास्ट में जो कंडक्शन पार्ट है उसकी जो एंडिंग है उसे क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं, और इसके थ्रू इसको रिलीज़ कर दिया जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो टिश्यू से लेकर, ठीक है, एल्वियोली तक जो सफ़र है ब्लड का वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज़ करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो इसलिए ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जो वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन के लिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन मतलब क्या, जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, उसी की हेल्प से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सचेंज of gases between alveolus, blood and tissue.